हम लोग का सिर्फ एक काम है, बच्चे आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। और आज भी बहुत प्राउड के साथ कह रहे हैं 5000 प्लस पीओ बना चुके हैं यहाँ पे। और हर 10 बच्चों में से ना 6-7 बच्चे को हम लोग सेलेक्ट करा लेते हैं। बहुत बड़ा क्राउड, पढ़ाने का शौक नहीं है। वैसे बच्चे जो गरीब है, हमारे यहाँ पैरेलल क्लास चलता है, उनके लिए हम लोग स्पेशल सेशन चलाते हैं कि पैरेलल सेम टीचर उनको क्लास दे रहे होते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कोई गरीब पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे, पैसा नहीं है, हम लोग कहते हैं कि आपको फिर एक भी रुपये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के पैसे से ना फिर उन गरीब बच्चों का भी क्लास चलता है। और सेम सिस्टम को हमने यहाँ से अपने पटना शहर से लेकर अपने गांव तक मैंने विस्तार किया है। आज के डेट में वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे, हम अपने ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। और हमारी पटना की पूरी टीम वहाँ जाती है मुफ्त शिक्षा देने के लिए। कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं और नहीं निकलता है, और आपका कहना अमीर बच्चे सीट खरीद लेते हैं, मैं इन चीज़ों में मैं स्पेशली विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि अगर 500, 1000, 1 लाख जो भी वैकेंसीज है हमारे पास, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। सर, रेबल न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विषय में एकदम थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं कि मैंने एक जो कोचिंग लाइन का जो करियर है वो 2005 ऑनवर्ड स्टार्ट किया है, और SBM की स्थापना हमने 2010 में किया। उससे पहले मैं अलग अलग कोचिंग सेंटर में यहाँ से दिल्ली तक मैं पढ़ाया करता था, जिस दौरान हमने पाया कि बहुत सारे कोचिंग में हम लोग के ऊपर एक प्रेशर होता था कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वहाँ पे इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता था कि बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, यानी बच्चे को फोकस किया नहीं जाता था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक सेंटर पटना में डाला जाए। तो एक छोटे से गैराज से हमने सफ़र स्टार्ट किया 2010 में, जहाँ पे बहुत मुश्किल से 10 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उस बैच के 2-4 बच्चे, अंजलि थे, अभिषेक थे, 10 बच्चों का वो बैच था जो मैंने स्टार्ट किया था। 3 बच्चे शुरू में आए थे, बाद में उसमें 7 बच्चे उन्हीं बच्चों के थ्रू जुड़ा था। और आउट ऑफ 10, 8 बच्चे जो है सिलेक्ट किए थे बैंक पीओ में, और वह जो मुकाम है वो मुझे इस बैंकिंग के सेक्टर में आगे की तरफ बढ़ाया। और फिर हम लोगों ने बैंकिंग के साथ साथ मैनेजमेंट के सेक्टर को अपने साथ अटैच किया कि बैंकिंग के साथ साथ MBA के बच्चे जो हैं पटना में भटक रहे हैं, उनको एक अच्छा गाइडलाइन दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे यूजुअली गांव से आते हैं ना हमारे यहाँ, वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। और मैनेजमेंट कहने का मतलब लोगों को लगता है सिर्फ इंग्लिश में बात करना है, सारा पेपर इंग्लिश में आना है, कैसे होगा या नहीं होगा। तो बच्चों को एक कंफर्ट लेवल देने का हम लोगों ने प्रयास किया है, और इसी प्रयास के तहत आज आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है और बातचीत हो रही है। सर, जब एक गांव से एक लड़का पटना की तरफ अपना रुख करता है एक कंपटीशन की तैयारी के लिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर कि वो कैसे आगे जाके पढ़ाई करेगा, फेस करेगा कंपटीशन को। तो आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल है किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर डालना, और फिर उसको प्रिपेयर करना उस एग्ज़ाम के लिए, और उसको पॉजिटिव रखना कि वो निकाल सकता है, वो अच्छा कर सकता है जिस भी फील्ड में वो जाए? देखिए, इनिशियली जो बच्चे गांव से आते हैं, इसमें ना बच्चों का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट बच्चा जो होते हैं यहाँ के चमक धमक को देख के वो डाइवर्ट हो जाते हैं। दूसरा पार्ट जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी क्राइसिस को देख कर आया होता है, और वो एकदम सेल्फ सेंटर्ड होता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। और तीसरा पार्ट बच्चा वैसा होता है ना जो लोगों को देखकर जिस तरफ मूवमेंट जाता है ना उस तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग के लिए एक चैलेंजिंग तो कह सकते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना है, साथ ही साथ रिजल्ट को परफॉर्म करना है। तो थोड़ी सी चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है स्टूडेंट का ही है। जो स्टूडेंट कॉन्शियस है और जागरूक हो चुका है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइड करते हैं। कहने को है कि बहुत सारे कोचिंग क्लेम करते हैं कि मैंने इतना रिजल्ट दिया, बहुत सारे टीचर क्लेम करते हैं मैंने रिजल्ट दिया, हम लोग भी क्लेम करते हैं मैंने रिजल्ट दिया, लेकिन वो रिजल्ट मैंने नहीं दिया, उन बच्चों ने दिया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको गाइड किया। सर, आपने रिज़ल्ट के बारे में बात किया यहाँ पे, तो रिज़ल्ट का सर क्या रेशियो रहा, या फिर हम जानना चाहेंगे कि रिज़ल्ट आपके पास से बच्चे बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसे आप उनको प्रिपेयर करते हैं, या फिर कैसे वो इतना एबल हो जाते हैं कि वो मार्क्स उठा पाएँ बहुत भारी एक भीड़ से? देखिए, रिजल्ट का रेशियो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ की संख्या कितनी है। जैसा कि मैंने बताया, SBM की स्थापना मैंने 2010 में किया था, लेकिन उससे पहले मैंने टीचिंग कैरियर 2005 ऑनवर्ड मैंने स्टार्ट किया। 6, 7, 8 के दौरान रिजल्ट का रेशियो जो था आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज वैल्यू बोले, यानी हमारा सबसे बेस्ट रिजल्ट जो था वो 2010 में, जिस साल मैंने स्थापना किया, एक बैच मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसमें 45 स्टूडेंट थे, और
वहाँ पे पीटी और मेंस 2 प्रोविज़न था, तो 45 स्टूडेंट में 38 स्टूडेंट का रिजल्ट आया था, और बैच टू बैच 10 to 20 बच्चों का रिजल्ट आता था। आज यह नौबत आ गया है ना कि इंस्टीट्यूट में ईयर टू ईयर 20 to 25 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। कारण 2, पहला तो वैकेंसी कम हुआ है, दूसरा बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान जो दे रहे हैं, इंटेंशन जो देख रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, वीडियो पढ़ के देखना, अपने कॉन्सेप्ट को बिगाड़ लेना, ये सब रीज़न हो सकता है। ताकि बच्चे, हम लोग को दिखता है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कारण से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया हुआ है, पता चला घर पे बैठ कर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कहाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑनलाइन क्लास अच्छे नहीं होते, लेकिन किनका वीडियो उन्होंने देखा है, किस तरीके के टीचर के द्वारा वो गाइड हो रहे हैं। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि कंसेप्ट बने या ना बने, बिगड़ना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ बिहार में भी चलन है, बच्चों का कंसेप्ट बहुत बिगड़ा हुआ है, और डेट्स वाई रिजल्ट का ग्राफ गिर रहा है आज के दिन। एक चीज़ सर और है कि एक एक सीट के लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारी, तो एक सीट के लिए जहाँ पे आज अभी हज़ारों लाखों स्टूडेंट एक सीट के लिए बैठ रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा होगा कि करोड़ों लाखों बैठेंगे, लाख तो बैठ ही रहे हैं अभी। तो ये कितना, और साथ में इसके करप्शन भी बहुत अपने पीक पे है। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े परिवार वाले होते हैं वो सीट को ख़रीद लेते हैं, और एक गांव से निकला हुआ बच्चा बहुत मेहनत करके, माँ बाप के खून पसीने वाली कमाई से बहुत मेहनत करता है, फिर भी जब रिज़ल्ट तक पहुंचने का वक्त आता है तो पता चलता है कोई उसका सीट लेके चला गया। तो करप्शन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या है इसका सीन बिहार में, क्या या फिर ऑल ओवर इंडिया में क्या है? देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आपने 3 प्रश्न पूछा है अपने सब इस दौरान, वक्तव्य के दौरान। सबसे पहला था कि जनसंख्या बढ़ेगा और तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। तो आज से 10 साल पहले जो वैकेंसी आता था, 15 साल पहले जो वैकेंसी आता था, उस वैकेंसी में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सपोज़ कीजिए बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंक के ब्रांचेज भी बढ़ेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत होगा, तो वो तो रेशियो मोर और लेस मेंटेन रहेगा। इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, वो मेहनत करते हैं और नहीं निकलता है, और आपका कहना अमीर बच्चे सीट खरीद लेते हैं। मैं इन चीज़ों में मैं स्पेशली विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि अगर 500, 1000, 1 लाख जो भी वैकेंसीज है हमारे पास, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। और अगर एक सीट से जो बच्चा, सर आपको ये नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा कि वो एक सीट तो आपको चाहिए, बट वो एक सीट कोई और ले गया गलत तरीके से या फिर जिस भी तरीके से, वो कहीं ना कहीं गलत है ही, वो नहीं होना चाहिए। सीट तो हमें एक ही चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं गलत कंसेप्ट है एक तरीके से। देखिए, अब हम लोग टीचर हैं, हम लोग 2 ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम बच्चों को पॉलिश्ड करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, जहाँ पे सोचने का जगह नहीं हमारे पास। ना बच्चों को हम लोग कहते हैं कि आप इस पे ध्यान दो कि यह रिजर्व कैटेगरी में है या करप्शन हो गया है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना सीट चाहिए, ठीक ना। अब बाकी बातें पॉलिटिशियन लोग हैं उनके लिए रहने देते हैं। सरकारें हैं जो करप्शन पे ध्यान देंगी, और इन चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान देना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि केबीसी का बात मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे, कि केबीसी में एक महिला आई हुई थी सर, जिनका कहना था कि कोरोना के समय का यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है टीचर्स के बारे में, कि उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स उन लोगों को माना गया जो फ्रंट पे आके काम किए हैं, जो पुलिस वाले थे, पुलिस डिपार्टमेंट थी या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट था, लोग उनको बहुत सैल्यूट किए या फिर बहुत तरीके से उनको एक सम्मान दिया गया। बट उनका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस पुलिस को बनाने के पीछे हाथ एक टीचर का होता है, या फिर एक अगर आप डॉक्टर बन चुके हैं उसके पीछे भी एक शिक्षक का हाथ होता है। बिना किसी के गाइडेंस के आप नहीं कुछ बन सकते। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं वो सम्मान थोड़ा सा घट गया, या फिर एक तो आप लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हुए ही होंगे कोविड पैंडेमिक की वजह से, बहुत बड़ी जो बीमारी आई, इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि आपको वो सम्मान मिलना चाहिए, वो हक मिलना चाहिए जो बाकी फ्रंटियर्स को मिला? देखिए, व्यक्ति विशेष का अपना ओपिनियन होता है। जो भी मैंने वो एपिसोड देखा नहीं केबीसी का, जो भी महिलाएं आई होंगी वो सम्माननीय होंगी, उनका ओपिनियन है और ये अच्छा ओपिनियन है। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वॉरियर का जो किताब वहाँ पे दिया गया था, जो फ्रंट पे उस समय आकर काम कर रहे हैं, ठीक ना। टीचर
किसी के भी लाइफ में माँ बाप और टीचर का रोल होता है। तो अगर टीचर का रोल है तो उस माता पिता का भी तो रोल है जिसने डॉक्टर को पैदा किया, जिसने इंजीनियर को पैदा किया। तो अगर आप टीचर को शामिल करेंगे तो उस माता पिता को क्यों नहीं शामिल करेंगे। फिर उनके उन दोस्तों को, उनके रिलेटिव्स को, जो कभी अगर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर्स या टीचर्स ही हैं जो फाइनेंशियली क्राइसिस में हुए हैं और उनके रिलेटिव उनको सपोर्ट करके इस मुकाम पे पहुंचाए हैं, तो उनको फिर क्यों ना वॉरियर घोषित किया जाए। तो ये मैटर जो होता है वो डिस्कशन का हो जाएगा, डिबेट का हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी ऐसा कहा है हम टीचरों के लिए, वो सम्माननीय हैं। रह गई बात दूसरी की इकोनॉमिकली, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और टीचर समुदाय इस बात को लेकर, स्पेशली प्राइवेट टीचर एसोसिएशन जो हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत दुख है कि जैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट होता है सबसे पहले हम ही लोगों को बंद किया जाता है और सबसे लास्ट में हम लोगों को कहा जाता है कि अब आप खोलिए। और हम लोगों का कहीं कोई सुध लेने वाला नहीं है कि अब हम लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारी फिनेंशियली स्टेटस क्या है। और इसके पीछे शायद एक रीज़न ये भी है कि पॉलिटिकली हम लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, और हम लोग टीचर हैं, होना भी नहीं चाहिए। एक टीचर है, हम लोग का काम है दान देना, शिक्षा का दान देना। वो तो आज रोजी रोटी का सवाल है जिसके लिए हम लोग सामने से बैठ के बोलते हैं कि नहीं, इसके एवज में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो सैद्धांतिक तौर पे तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाएं और बच्चे स्वयं आकर गुरु दक्षिणा दें, जो पहले हुआ करता था हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा आपको पढ़ाने का, आपको कितने उतार चढ़ाव को देखना पड़ा या फिर कितना मुश्किल था कि अपने आप को इस्टेब्लिश करना और लोगों को यह भरोसा दिलाना कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये कितना, मतलब कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इन 10 या 15 सालों का जो भी है? देखिए, लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। जैसा कि हमने सुना था, बचपन में सुनते थे कि जो लोग सफल हो जाते हैं, हम लोग अभी सफल नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। तो उनकी अपनी एक स्टोरी होती है, वाकई में उनकी स्टोरी होती है। हम लोगों ने भी इसी पटना शहर में बस 2-4 बच्चों से कैरियर को स्टार्ट करना, कोचिंग टू कोचिंग भटकते रहना, पढ़ाना, वहाँ पे कहना कि भाई आप मुझे मौका दीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे। नो डाउट किसी भी शहर में चाहे कोई भी व्यवसाय हो, वहाँ करप्शन है, लेकिन एज ए टीचर हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना, अपने कार्य को करते रहना है। तो यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और हम लोग के लाइफ में उतार चढ़ाव का एक ही सिर्फ अहमियत होता है कि अगर हमने बच्चे के करियर को बनाया नहीं, हम चढ़ाव पे हैं। और अगर मेरे यहाँ से बच्चों का करियर नहीं बन पा रहा है तो हम उतार पे हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड आज तक कि अगर हमने बच्चों को पढ़ाया तो सक्सेस रेशियो पे मेरा फोकस होता है, ना कि क्राउड पे। यहाँ पे ना भीड़ को गैदर करना और भीड़ को दिखाकर फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो सेशन करना, रिजल्ट को परचेज कर लेना, मेरे यहाँ रिजल्ट है नहीं लेकिन दूसरे के रिजल्ट को शो कर देना कि मेरे यहाँ का रिजल्ट है। बहुत सारा क्लेम मैंने सोशल मीडिया में ही देखा है, अलग अलग टीचर क्लेम कर रहे हैं कि मेरे यहाँ के बच्चे हैं, और कोई बड़ी संस्था जो है इसके रिजल्ट को अपने नाम से दिखा रहा है। तो ये सब गलत है, और हम लोग इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम लोग का सिर्फ एक काम है, बच्चे आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। और आज भी बहुत प्राउड के साथ कह रहे हैं 5000 प्लस पीओ बना चुके हैं यहाँ पे, और हर 10 बच्चों में से ना 6-7 बच्चे को हम लोग सेलेक्ट करा लेते हैं। बहुत बड़ा क्राउड पढ़ाने का शौक़ नहीं है, दाल रोटी चलती रहे ईश्वर की कृपा से, यही शौक़ है। समाज के लिए कुछ काम करे। जैसे मेरा SBM संस्था जो है एक काम करती है कि अगर वैसे बच्चे जो गरीब है, हमारे यहाँ पैरेलल क्लास चलता है, उनके लिए हम लोग स्पेशल सेशन चलाते हैं कि पैरेलल सेम टीचर उनको क्लास दे रहे होते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कोई गरीब पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे, पैसा नहीं है, हम लोग कहते हैं कि आपको फिर 1 भी रुपये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के पैसे से ना फिर उन गरीब बच्चों का भी क्लास चलता है। और सेम सिस्टम को हमने यहाँ से अपने पटना शहर से लेकर अपने गाँव तक मैंने विस्तार किया है। आज के डेट में वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे, हम अपने ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, और हमारी पटना की पूरी टीम वहाँ जाती है मुफ्त शिक्षा देने के लिए। तो हम लोगों का काम यानी SBM अपने कार्यरत पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी हम लोग का काम सिर्फ शिक्षा का दान देना है। किसी भी तरह का करप्शन के मैटर पे, किसी भी तरह के रिजर्वेशन के मैटर पे उलझकर बच्चों के करियर को ख़राब नहीं करना। बच्चों से मेरा सिर्फ और सिर्फ यही अपील है, आप बाहर आएँ, तैयारी करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सीट अभी भी हैं, अभी भी उनका रिजल्ट हो रहा है। सर लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक बड़ी भीड़ आपको देख रही होगी कहीं ना कहीं से, तो कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करे या फिर कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे? क्योंकि 2 साल जो बर्बाद हुआ उससे वो काफ़ी पीछे चले गए हैं। बहुत कहीं ना कहीं शिक्षा पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। 2 सालों में जो गैप आया, एक पीक पे होंगे सारे, उसके पहले एग्ज़ाम का तैयारियाँ चल रही होंगी या फिर जो भी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उन्हें फिर से वापस से उसी एनर्जी, उसी एक्टिवनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है, आप आपदा को अपॉर्चुनिटी बनाइए। और यह फैक्ट है
कि लास्ट 2 ईयर में जो भी आपके कंपटीटर हैं वो सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं। यानी अब जो भी वैकेंसी आएगा, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे। जो बच्चा आज के डेट में जागरूक हो जाता है और अभी से पढ़ना स्टार्ट करता है तो अपने कंपटीटर पे ऐसे ही उसको एडवांटेज मिल जाएगा। तो आप बिना समय गंवाए हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ना तो प्रमोशनल ऐड को देखिए, न ही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, न ही किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बनिए। आपको सिर्फ यह सोचना है कि मुझे अपने माँ बाप के लिए, मुझे अपने खुद के लिए अपने कैरियर को बिल्डअप करना है, और वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से हो सकता है। यानी आप सिंगल डायरेक्शन कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई को लेकर, चाहे जहाँ भी पढ़ना हो। मैं एक अपील करूँगा गांव में बैठे हुए बच्चों को भी, जो आपके साथ देख रहे होंगे, पढ़ने के लिए पटना आना हो ऐसा ज़रूरी नहीं, दिल्ली जाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं शिक्षक समाज में ऐसे 90% टीचर गांव में भी उपलब्ध हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। तो आप ना अपना डिवोशन दीजिए टीचर के प्रति, और टीचर के प्रति समर्पण जैसे ही दीजिएगा वो टीचर आपको रिजल्ट देंगे। किसी भीड़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहां बैठे हुए हैं वो टीचर सक्षम है, वो आपको रिजल्ट देंगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छे जगहों पे जाने से आपको एक माहौल मिलता है, एक अच्छे बच्चों का ग्रुप मिलता है, और ग्रुप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास से। अगर अच्छा ग्रुप मिलता है तो रिजल्ट देना बहुत आसान हो जाता है। और आपको टीचर ऐसा हो जो आपको गाइडलाइन दे। यह नहीं है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे कोचिंग में कि बच्चों का कॉपी भरा जा रहा है, कंसेप्ट बच्चे देखते हैं कितनी लंबी पढ़ाई हुई है। नहीं, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा हमको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। कि अगर सपोज कीजिए कि बैंक का पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और मुझे क्वालिफाई करने के लिए 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन बनाने हैं, तो इसको हम कैसे बनाएं इस टाइम इंटरवल में दिए गए 60 मिनट में। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन के लिए। मैम किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइम। जैसे मैं इसको कंपटीशन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि कंपटीशन होता किसके बीच में। यूजुअली लोग सोचते क्या है, इस लाइन को ज़रा ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, कि लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, टीचर मुझे पढ़ाएंगे और हम कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। कंपटीशन ऐसे समझिए कि बचपन में स्कूल, कॉलेज या आज के डेट में एथलेटिक्स वगैरह को देखते होंगे कि वो दौड़ रहा है और दौड़ कर रेस में जीतता है। तो स्कूल में आपने देखा होगा कोई रेड क्लब में है, कोई ब्लू क्लब में है, कहीं भी किसी भी ग्रुप में है, मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए होंगे। तो स्कूल में ऐसा कौन सा बच्चा नहीं है जिसको दौड़ना नहीं आता, अनलेस अनटिल अगर वो किसी तरह से हैंडीकैम्प ना हो। तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसको दौड़ना नहीं आता, सबको दौड़ना आता है। फिर भी ना उस दौड़ने वाले बच्चों में से लिमिटेड बच्चा पार्टिसिपेट करता है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हम बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगे। और उस पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे में से ना लिमिटेड लोग क्या करते हैं, जीत पाते हैं। दौड़ने तो सबको आता है, सबको जीतना चाहिए। तो ये रेस है, यानी इस रेस में वही शामिल होगा ना जिनको पढ़ने आता है। हम लोग उल्टा कंसेप्ट लिए हुए हैं, आता कुछ नहीं है, पढ़ने जाएंगे, पढ़ लिया, क्वेश्चन बनने लगा, मतलब मैं कंपीट कर गया। नहीं, अब आप रियल में एलिजिबल हुए हैं फाइट करने के लिए, रेस में आने के लिए। अब इस रेस में जो विदिन टाइम इंटरवल, यानी जो दौड़ में ना उस टाइम इंटरवल पे जो उस लाइन को क्रॉस करता है वो विनर होता है। तो आपको भी उस टाइम इंटरवल पे क्वेश्चन को बनाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोग पहले अपने आप को उस रेस में आने के लिए तैयार करें, फिर हम लोग रेस में कम्पीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।